हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो इससे पहले हमने वीडियो में अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला वीडियो हमारा था, उसमें हम बेसिक चीज़ें देख रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सोमैटिक क्या है, ऑटोनॉमस क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। फिर उसी वीडियो में हमने आगे कंटिन्यू किया था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 ही पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन को भी हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे कि फोर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, उसको भी पढ़ा। सेकंड वीडियो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमारे नर्व सेल्स के बारे में, यानी न्यूरॉन्स के बारे में। एक्सॉन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, टीलोडेंड्रिया, साइनेप्टिक नर्व, नेसल्स ग्रैन्यूल क्या होता है, नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे के टॉपिक्स और क्लियर हो पाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो भी हमारे नर्व सेल्स के थ्रू सिग्नल जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है, यानी करंट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है उसका करंट के फॉर्म में। बट आज हमें देखना है कि ये करंट के फॉर्म में ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे नर्व इम्पल्स में करंट जनरेट होता है और वो करंट यानी इम्पल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ टर्म समझना होगा। पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि रेस्टिंग स्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलराइजेशन या रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज नाम से क्लियर है, वो स्टेज जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ मैंने ड्रॉ क्या किया है, एक एक्सॉन ड्रॉ किया है, इसके पहले के पार्ट यानी डेंड्रॉन और सेल बॉडी ये नहीं ड्रॉ किया है, ये एक एक्सॉन है। एक्सॉन में मैंने क्या दिखाया है, इसके अराउंड एक तरह से चार्ज डिफरेंस है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसी स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं, यानी ये जब रेस्टिंग स्टेज है, जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज है, या ये न्यूरॉन पोलराइज्ड है। अब पोलराइज्ड होने का मतलब यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले हम या चार्ज डिफरेंस बोले एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो और अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो। पहले कंडीशन ये है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। दूसरा कंडीशन ये है जो कि हमें ज़्यादा समझना चाहिए अच्छे से, हो सकता है बाहर भी पॉजिटिव आयंस हो, अंदर भी पॉजिटिव आयंस हो, लेकिन बाहर पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इस वजह हमें नेट चार्ज बाहर की तरफ पॉजिटिव दिख रहा है, नेट चार्ज अंदर की तरफ नेगेटिव दिख रहा है। सेकेंड कंडीशन को वापस रिपीट करता हूँ, हो सकता है बाहर भी पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट है, अंदर भी पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट है, लेकिन बाहर पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा, इस वजह से बाहर की तरफ हमें नेट चार्ज पॉजिटिव दिख रहा है, अंदर की तरफ हमें नेट चार्ज क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। ये स्टेज जो है इसे क्या बोले, पोलराइज्ड स्टेज या रेस्टिंग स्टेज। यानी वो स्टेज जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है हमें, क्योंकि इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कराना है। तो पोलराइज्ड स्टेज के बाद जस्ट हमारा स्टेज आता है क्या, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन में अगर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो डीपोलराइजेशन में जस्ट इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव आ गया और बाहर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि जैसे ही हमने एक्सॉन के किसी रीजन पे स्टिमुलस दिया, कोई एक स्टिमुलस दिया, उस स्टिमुलस की वजह से यहाँ पे हुआ क्या हुआ है, मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी में चेंज आया है। यानी उन आयंस का जो हम बोले कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हमारे प्रेजेंट है, उन आयंस के अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी में चेंज आया, इसकी वजह से हमारा पोलराइज्ड स्टेज से क्या हो गया, डीपोलराइज्ड स्टेज हो गया। डीपोलराइजेशन यानी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, देखते हैं क्या है। पहले अंदर नेगेटिव था, अब अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है, वहां पे जहां पे हमने स्टिमुलस दिया है, लेकिन आगे का रीजन हमारा अभी भी पहले जैसा ही है। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, जैसे ही यहाँ से चार्ज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिजिक्स थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट अगर राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो करंट का मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। बाहर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, यानी एक तरह से हमारा सर्किट भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, जैसे ही हमारा पोलराइज्ड स्टेज से डीपोलराइज्ड स्टेज हुआ, डीपोलराइजेशन आते ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होते ही
यहाँ पे क्या हुआ, हमारे चार्जेस का मूवमेंट होने लगा, यानी नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट आया तो करंट क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट चला गया और बाहर इसका जस्ट अपोजिट हुआ ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। यानी कि पोलराइज से डीपोलराइज हुआ, डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ, इंपल्स आगे की तरफ कंडक्ट हुआ। आगे की तरफ कंडक्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो पहले वाला रीजन था वो पुराने जैसा हो गया, यानी जहाँ पे हमारे स्टिमुलस दिया था वो रीजन अब हमारा वापस से ऐसा आ जाएगा चार्ज के मूवमेंट की वजह से, यानी अंदर वापस से नेगेटिव रीस्टोर हो गया और बाहर वापस से पॉजिटिव रीस्टोर हो गया। तो पहले स्टेज को हमने बोला क्या, रेस्टिंग स्टेज या पोलराइजेशन। स्टिमुलस देते ही वो स्टेज कैसा हो गया, डीपोलराइज हो गया, यानी वो एक्सॉन क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद जब करंट आगे की तरफ, इंपल्स आगे की तरफ उसका ट्रांसमिशन हुआ तो वापस से हमारा क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी कि हम बोल सकते हैं वापस से हमारा क्या आ गया, रेस्टिंग स्टेज में आ गया, जिसमें एनसीईआरटी में वैल्यू दी होगी, आपने देखा होगा -70 मिली वोल्ट। वो सब चीज़ें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर थोड़ा टफ है, ये टॉपिक थोड़ा टफ है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है, एक ही पेज में सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये जो हम बोल रहे हैं कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो रही है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये आयन का एक्सचेंज किन रूट्स के थ्रू हो रहा है, वो चीज़ें हम समझ लेंगे तो आगे का टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा। और ये चीज़ें एनसीईआरटी में इतनी स्पेसिफाई करके डिफरेंस के साथ नहीं दी गई है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 3 तरह से आयन का एक्सचेंज हो सकता है, क्या क्या, आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम पोटेशियम वीजीसी। वीजीसी का मतलब क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। 3 तरह से क्या देख सकते हैं हम लोग, आयन का एक्सचेंज हो सकता है। पहला क्या है, आयन चैनल। तो हम लोग आयन चैनल से ही स्टार्ट करते हैं। आयन चैनल सेपरेट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, यानी सोडियम आयन के लिए आयन चैनल अलग होता है, पोटेशियम आयन के लिए आयन चैनल अलग होता है। आयन चैनल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमेशा ही ओपन होता है, इट इज़ ऑलवेज ओपन। और यहाँ पे जो भी आयंस का मूवमेंट होता है वो उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है, यानी जब भी आयंस का मूवमेंट होगा, जब भी सोडियम या पोटेशियम का मूवमेंट होगा, वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब हमें पता है कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का मूवमेंट कराना है तो उसके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आयन चैनल से जब भी आयंस का मूवमेंट होगा यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी, आयन चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे। और आयन चैनल सोडियम के लिए अलग होता है और पोटेशियम के लिए अलग होता है। सेकंड हम क्या देख रहे हैं, सेकंड रूट जिसके थ्रू आयंस का एक्सचेंज होगा, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक तरह से कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में भी देखा है। वहाँ पे क्या होता है, कैरियर प्रोटीन किसी चीज़ का मूवमेंट कराता है और वो मूवमेंट कैसा होता है, यूजुअली कैसा होता है, हम बोलते हैं वहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे भी वही होने वाला है। सोडियम पोटेशियम पंप, पहली बात तो ये स्पेसिफिक नहीं है, सेपरेट नहीं है, यानी एक ही पंप से सोडियम का भी मूवमेंट होता है, एक ही पंप से पोटेशियम का भी मूवमेंट होता है। जैसा आयन चैनल था वैसा नहीं है, एक ही से सोडियम का भी मूवमेंट होगा, एक ही से पोटेशियम आयंस का भी मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट कैसा होने वाला है, अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और लो से हाई हम मूव कराएंगे तो हमें क्या जरूरत है, एटीपी रिक्वायर्ड होगी। और सेपरेट एंड स्पेसिफिक नहीं है, यानी एक ही से मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, ये जब भी मूवमेंट कराता है तो 3 सोडियम को बाहर की तरफ ले जाता है और उसी मूवमेंट पे 2 पोटेशियम को मेम्ब्रेन के अंदर पंप कर देता है। यानी मूवमेंट कैसा होगा, 3 सोडियम को आउटसाइड ले जाएगा और 2 पोटेशियम आयंस को ये अंदर की तरफ लाएगा। तो ये चीज़ें अभी हमें उतनी डिटेल में नहीं समझ आ रही है फिलहाल, जब इसके नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्लियर करूंगा कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम कर रहा है और उसके काम करने से कैसे हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो फिलहाल के लिए बस हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों कैसे कैसे काम करते हैं। लास्ट क्या है, सोडियम पोटेशियम वीजीसी। अब वीजीसी का मतलब क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। नाम से क्लियर है, ये गेट्स तभी ओपन होंगे जब वोल्टेज में चेंज आएगा। वीजीसी तभी ओपन होगा जब हमारा वोल्टेज में चेंज आएगा। ये भी सेपरेट एंड स्पेसिफिक फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, इट इज ऑलवेज क्लोज। ये क्या था, ऑलवेज ओपन, आयन चैनल ऑलवेज ओपन। ये कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है, वो हम देखेंगे कब होता है। ये कैसा होता है, हमेशा ही क्लोज होता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आयन से ये बाइंड हुआ रहता है। कैल्शियम आयन इस गेट पे आके बाइंड हुए रहते हैं, इस वजह से हमारा वीजीसी हमेशा क्लोज रहता है, वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा क्लोज रहता है। ये लेकिन ओपन भी होगा। ओपन कब होगा, जब वोल्टेज में चेंज आएगा। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस हमने दिया तो देख रहे हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज हो रहा है, यानी वोल्टेज में चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक स्टिमुलस और पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम
VGC, यानी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा तब तक यहाँ पे क्या होने वाला है, VGC ओपन या क्लोज नहीं होगा। और ये भी हमारा मूवमेंट कैसा करा रहा है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग ये चीज़ें नोट कर लें। ये डायग्राम नोट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी मैं वापस से ड्रॉ करूँगा, बट ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी, तीनों गेट्स या तीनों रूट कैसे हमारे आयंस का मूवमेंट कराते हैं, तो इतनी चीज़ें क्लियर है तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारे डायग्राम ड्रॉ किए हैं और फाइनली जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो एक ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। पूरे ग्राफ में हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को कंपाइल कर देंगे, सब कुछ उसमें मेंशन कर दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने स्टेजेस देख लिए क्या क्या। पहला स्टेज हमारा होता है पोलराइजेशन, या जिसे बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज नाम से क्लियर है, वहाँ पे इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होगा, यानी एक्सॉन क्या होगा, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। और हमने अभी देखा रेस्टिंग स्टेज में हमारा कैसा पोटेंशियल रहता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यही समझना है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कैसे है, कैसे यहाँ पे हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है रेस्टिंग स्टेज में और कैसे यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज या पोलराइजेशन, इस टाइम पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ें मैंने शो किए। पहला ये शो किया सोडियम पोटेशियम पंप, और क्या शो किया है, आयन चैनल्स। एक चीज़ मैंने शो नहीं किया, VGC। VGC मैंने बताया हमेशा क्लोज रहता है, वो हमेशा कब तक क्लोज रहेगा, जब तक पोटेंशियल में चेंज ना आए। तो VGC मैंने डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से यहाँ पे VGC क्लोज है, इस वजह से VGC बनाया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि VGC प्रेजेंट नहीं है, लेकिन VGC क्लोज है, इस वजह से VGC को मैंने, वोल्टेज गेटेड चैनल को मैंने बनाया ही नहीं है। एक चीज़ समझने वाली चीज़ है यहाँ पे क्या, कि एक्सॉन के बाहर हमेशा सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सॉन के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है। हमने अभी नेगेटिव चार्ज के बारे में कोई बात ही नहीं किया है। मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर भी नेगेटिव चार्ज हो, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम हो, इस वजह से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो यही देखना हमें कि कैसे ये चार्ज मेंटेन है। तो पहला चीज़ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा पंप जो कि ओपन है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कैसा होता है, सेपरेट एंड स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी एक ही पंप के थ्रू ये क्या कराता है, सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट कराता है, पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराता है, यानी ATP का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा मूवमेंट है ये देखते हैं। बाहर की तरफ क्या सोडियम ज़्यादा है, इसका मतलब अंदर की तरफ सोडियम कम होगा, तो ये क्या करा रहा है, 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर की तरफ ले जा रहा है। ये देखिए मैंने डायरेक्शन भी शो किया है, 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ ले जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जा रहा है। उसी मोमेंट पे अभी हमने जब तीनों आयंस के चैनल, तीनों रूट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब ये 3 सोडियम का ट्रांसपोर्ट कराता है, उसी मोमेंट पे 2 पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट भी कैसा होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी 3 सोडियम अगर बाहर मूव कर रहा है तो उसी मोमेंट पे 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ गया। तो हमने क्या देख लिया, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कैसे कर रहा है। साथ ही साथ हमारा आयन चैनल जो कि हमेशा ओपन है, और वो कैसा मूवमेंट कराता है, वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराता है। और हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा है। और हमें ये पता है कि एक्सॉन का मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है, यानी पोटेशियम आयंस का मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम आयन जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन इसका अंदर की तरफ है, तो ये क्या करा रहा है, आयन चैनल पोटेशियम आयंस का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ करा रहा है, उसी मूवमेंट में सोडियम का बाहर से अंदर की तरफ। बट क्योंकि पोटेशियम की परमिबिलिटी ज़्यादा है तो पोटेशियम का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब बाहर की तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और अंदर की तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। नेट चार्ज अगर हम देखें तो बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उसके अलावा कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी होते हैं, अंदर के नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो चीज़। तो हमने क्या देखा, पंप कैसे काम कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर ले जा रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर ले आ रहा है। मेन काम कौन कर रहा है, हमारा आयन चैनल। क्योंकि पोटेशियम की परमिबिलिटी ज़्यादा है तो पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा, सोडियम अंदर आ रहा है लेकिन उतना अंदर नहीं आ रहा है। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब रेस्टिंग स्टेज में है एक्सॉन तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन की पोटेंशियल क्या होता है, उस टाइम पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है हमारा -70 मिली वोल्ट। -70 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है,
नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी ये सब कुछ होने के बाद हमें क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ ऐसा मिलेगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कोई स्टिमुलस दिया, पोलराइजेशन से क्या होने लगेगा, हमारा डीपोलराइजेशन होने लगेगा, यानी इसकी परमेबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, अंदर की तरफ क्या जाएगा पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी सी लाइन है, उसको यूज करूंगा मैं। एनसीईआरटी में दिया गया है, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑफ पोलराइजेशन द मेम्ब्रेन बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। जैसे ही हमने यहाँ पे कोई स्टिमुलस दिया, यहाँ पे हमने कुछ टच, मान लेते किसी भी तरह का स्टिमुलस दिया, कोई हीट प्रोवाइड किया, कोई टच सेंसेशन दिया, जैसे ही यहाँ पे हमने कोई सेंसेशन दिया, यह मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो गया। सोडियम के लिए परमिएबल होने का मतलब सोडियम आयंस क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, कैसे, बाहर से अंदर की तरफ। अभी हमने मान लिया थोड़े बहुत सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आए, धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी ऐसा कुछ हो रहा है। पहले अंदर नेगेटिव था, धीरे धीरे क्या होगा, जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ आने लगेंगे तो अंदर पॉजिटिव होने लगेगा, यानी नेगेटिव आयन धीरे धीरे कम होते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि सोडियम आयन आ रहा है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, धीरे धीरे अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी ये नेगेटिव धीरे धीरे किधर मूव करेगा, जीरो की तरफ, और भी सोडियम आ जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ चला गया। यानी पहले क्या हुआ, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किया गया और सोडियम आएगा, जीरो की तरफ बढ़े, और सोडियम आया तो हम किधर चले गए, पॉजिटिव के तरफ। जैसे ही थोड़ा सा सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, हमारा सोडियम VGC ओपन हो गया। जैसे ही सोडियम आयन थोड़ा सा भी अंदर आया, हमारा क्या हो गया, सोडियम VGC ओपन हो गया। और सोडियम VGC कैसा मूवमेंट कराता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और सोडियम का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाहर की तरफ, यानी VGC ने क्या कराया, सोडियम का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ कराया। आयन चैनल ओपन है, वो अपना काम हमेशा करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम पोटेशियम का काम वो एक्सचेंज करते रहेंगे। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज होता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप मैंने बनाया नहीं है। हुआ क्या, यहाँ पे थोड़े से सोडियम आयन के आने की वजह से क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल में चेंज आया, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आने की वजह से हमारे VGC ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड और चेन ओपन होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ तो हमारा सोडियम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव किया, किधर, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ मूव किया तो अब हम क्या देख सकते हैं, अंदर हमारा पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी नेगेटिव से पहले हम जीरो की तरफ जाएंगे, जीरो से किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। यानी अगर पहले हमारा -70 मिलीवोल्ट था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो -70 से -60 की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने की चेंज आई, +10 की, और इस +10 मिलीवोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इस +10 मिलीवोल्ट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, हमारा सोडियम VGC ओपन हो गया। VGC ओपन होने से बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर की तरफ आया, बहुत ज़्यादा आने की वजह से क्या हुआ, -70 से -60 पे थ्रेशोल्ड, यानी VGC ओपन हुआ। -60 से हम किधर जाएंगे, जीरो की तरफ, जीरो से किधर आएंगे, हम पॉजिटिव की तरफ जाने लगे, यानी +30 से +45। और जैसे ही हमारा पोटेंशियल +30 से +45 के पास गया, हम बोलेंगे क्या, हमारा इम्पल्स जनरेट हो गया, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब वहां पे सिग्नल अब हमारा जनरेट हो गया। किसकी वजह से जनरेट हुआ है, सोडियम VGC ओपन हुआ तो सोडियम अंदर आया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा अंदर की परमेबिलिटी पहले से जस्ट अपोजिट हो गई, यानी अब अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, यानी पोलराइज्ड स्टेज से क्या हो गया, हमारा डीपोलराइज स्टेज हो गया। अब डीपोलराइज स्टेज बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, अगर हम इसको देखें तो 0.5 मिलीसेकंड के लिए, यानी कि 0.05 मिलीसेकंड के लिए। ये डीपोलराइजेशन स्टेज बहुत कम देर के लिए होता है, यानी कि पोटेंशियल जैसे ही एक बार एक्शन पोटेंशियल के पास पहुंचा, वो वापस से कैसा होने लगेगा, रीपोलराइजेशन होगा। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, हमें वापस से ये स्टेज चाहिए, यानी अंदर वापस से नेगेटिव चाहिए, बाहर वापस से पॉजिटिव चाहिए। कैसे रीपोलराइजेशन होता है ये देखते हैं हम लोग। रीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारा सोडियम VGC क्लोज हो गया, यानी ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओपन हुआ था, सोडियम एक बार अंदर आ गया, ये तुरंत क्लोज हो गया। सोडियम VGC क्लोज होने के बाद क्या हुआ, हमारा पोटेशियम VGC ओपन हो गया। अब थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकते हैं, पोटेशियम VGC ओपन हुआ, यानी वो क्या कराएगा, पोटेशियम का मूवमेंट कराएगा। और VGC मूवमेंट कैसा कराता है, VGC हमेशा जब भी मूवमेंट कराएगा वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन एक्सॉन के अंदर ज़्यादा होता है, यानी VGC अब कराएगा क्या, पोटेशियम VGC इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि यहाँ से सोडियम को यहाँ से पोटेशियम को बाहर की तरफ ले जाएगा। अब हम समझ सकते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाने लगेगा तो होगा क्या, हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव बाहर की तरफ जाने लगा, इसका मतलब अंदर पॉजिटिव कम होने लगा, यानी पॉजिटिव से हम किधर आ जाएंगे, अंदर की तरफ 0,
और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करने लगे तो क्या होगा, जीरो से हम नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही सोडियम का मूवमेंट पोटेशियम का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज किधर चलने लगा, जीरो की तरफ आया, और सोडियम मूव किया तो वो जीरो से नेगेटिव की तरफ आ गया, यानी +30 से जो हम रेंज रखे थे +30 से +45, सोडियम पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव हो रहा है और मूव हुआ तो जीरो की तरफ आ गए। पोटेशियम आयन और मूव हुआ तो हम वापस से कहाँ आ गए, -70 मिलीवोल्ट, यानी वापस से हम किस पे आ गए, पोलराइज्ड स्टेज पे या रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल पे, यानी हमें क्या मिल गया, अपना पुराना स्टेज वापस मिल गया। यानी अब ये एक्सॉन नेक्स्ट इम्पल्स के लिए क्या है, परमिएबल है, यानी अब नेक्स्ट इम्पल्स को ये रिसीव कर सकता है। तो हमने क्या देखा, पोलराइजेशन, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। फिर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जस्ट अपोजिट हो गई। फिर क्या हुआ, रीपोलराइजेशन, जहाँ पे पोटेशियम VGC ओपन होगा, पोटेशियम VGC के ओपन होने से पोटेशियम का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग हुआ, यानी पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव किया। अब बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन सारे हमने भेज दिए तो अंदर क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज रीजनरेट हो गया, यानी ये कहाँ हम आगे, वापस से -70 मिलीवोल्ट पे वापस से रेस्टिंग स्टेज पे आ गए, ताकि ये नेक्स्ट इम्पल्स को रिसीव कर सके। अब इसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं। देखते क्या चीज़, ये हमारा रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल पे एक एक्सॉन का मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी -70 मिलीवोल्ट पे है। जैसे ही हमने क्या किया, इस पे स्टिमुलस प्रोवाइड किया तो सोडियम की परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई, जो हमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा कि जैसे ही स्टिमुलस प्रोवाइड किया तो सोडियम आयंस अचानक से अंदर की तरफ आने लगे। जैसे ही सोडियम के आयंस अंदर आने लगेंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, यानी कि देख रहे हैं हम -70 से हम किधर जा रहे हैं, -60, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, जैसे ही -70 से हम -60 पे आए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा सोडियम VGC ओपन हो गया। इसी को हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आते ही हमारा सोडियम VGC ओपन हो गया, यानी अब सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आने लगेंगे। सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आने लगेंगे तो होगा क्या, हमारा ये पोटेंशियल अब हमारा पॉजिटिव की तरफ तेज़ी से भागेगा, यानी -70 से हम कहाँ गए, -60। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, NaVGC ओपन हो गया, सोडियम VGC ओपन हो गया। अभी भी सोडियम VGC ओपन ही है, यहाँ तक ओपन है, यहाँ तक ओपन है। जब तक हमारा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो जाता, यानी +30 से +45 वाले रीजन में हम नहीं आ जाते, तब तक क्या है, हमारा सोडियम VGC यहाँ तक ओपन है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वहां पे क्या हुआ, इस मोमेंट पे हमारा क्या हो गया, सोडियम + VGC क्लोज हो गया। सोडियम VGC क्लोज होते ही क्या हो गया, हमारा पोटेशियम VGC ओपन हो गया। पोटेशियम VGC ओपन हुआ तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने लगा, और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव हुआ, फिर हमारा क्या होगा, वापस से हम नेगेटिव चार्ज की तरफ आने लगेंगे। वापस से क्या हुआ, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, यानी इस स्टेज में जब हमारा पोटेशियम VGC ओपन है, K + VGC अभी भी ओपन है, हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को तो बाहर की तरफ भेज रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी किधर हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। वापस से हम कहाँ आ जाएंगे, अपने ग्राउंड स्टेज पे आ जाएंगे, यानी रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस हमने देखा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ गए, इसे हम क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन। और जब वापस से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, जब पोटेशियम VGC ओपन हो गया, यानी कि हमारा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइजेशन। तो आई होप आप सभी को ये ग्राफ पूरी तरीके से क्लियर है। और ये पूरा प्रोसेस कितने देर में हुआ है, 0.05 मिलीसेकंड, यानी y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया था, x एक्सिस पे क्या दिखाया हमने, टाइम ड्यूरेशन, वो भी किसमें, मिलीसेकंड में। और ये पूरा प्रोसेस यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन कितने देर में हुआ, 0.05 सेकंड में। और इसी के थ्रू हमारा क्या हुआ, इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह पूरा का पूरा हमारा जनरेट हो गया, और उसका ट्रांसमिशन भी हुआ। इम्पल्स जनरेट कब हुआ, जब हम यहाँ पहुंचे +30 से 45 वाले रीजन में, यानी जहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। फिर उसका क्या हुआ, ट्रांसमिशन हो गया, यानी वो इंपल्स एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो को दोबारा जरूर से देखें, जहां पे भी क्लियर नहीं है उस चीज़ को पॉज करें, सभी कुछ लिखा गया है यहाँ पे। ग्राफ को अच्छे से समझ लें, ग्राफ में क्या है, पूरा वीडियो को मैंने कंपाइल कर दिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने क्या वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे साइनैप्स। सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो।